हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा के इतिहास के दूसरे पाठ के दूसरा और अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर पीछे के वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बदलती जलवायु। दोस्तों, आज से लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि दुनिया के जलवायु में परिवर्तन आने लगे। परिवर्तन आते थोड़े थोड़े नहीं थे, बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए। धरती पर क्या हुआ? धरती गर्म होने लगी, गर्मी होने लगी। इससे क्या हुए कि जो मैदानी भागों में या पहाड़ी भागों में, निचले भागों में जहाँ पे बर्फ हमेशा जमी होती थी, वहां पे अब क्या होने लगे कि अब परत जो थी वो गर्मी के कारण हट गई। और जब एक बार बर्फ की परत हट गई तो मैदानों में अब घास उगने लगे। और जब घास उगने लगे तो घास को खाने वाले शाकाहारी जानवरों जैसे हिरन, ऊंट या आपका बकरी, गाय, ये सब जो थे उनकी भी संख्या बढ़ने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आदि मानव के पास खाने के लिए अब ज्यादा अवसर उपलब्ध थे। अब जो इंसान जो थे वो क्या करते थे? जानवरों की शिकार करते थे। और जब जानवरों की संख्या बढ़ी तो मैदान भागों में जो आदि मानव थे इनके पीछे पीछे आए और इन्हें खाने पीने की आदतों, प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब जो इंसान जो थे, आदि मानव जो थे, तो वो क्या करने लगे कि इनके पीछे अब ध्यान देने लगे, जानवरों के व्यवहार के पीछे ध्यान देने लगे, उनके व्यवहार को जानने की कोशिश करने लगे कि किस समय पर कौन सा जानवर कहाँ पे मिलेगा, इसके प्रजनन का समय कब होता है, किसी खास स्थान पर वो जानवर कब आते हैं। तो इस प्रकार से इस पर विशेष ध्यान देने लगे। और इस प्रकार क्या हुआ कि अब जानवर तो पहले खाते ही थे आदि मानव, अब इसको पालने की सोचने लगे। और इस जमाने तक क्या होता था कि अब मछली भी लोग खाने लगे और यह भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया। अब देखेंगे कि आखिर खेती और पशुपालन की शुरुआत आखिर कहां से हुई। तो बोला है कि इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक रूप से इसका मतलब ये हुआ कि कोई इसको रोका नहीं था, कोई उसको उगाया नहीं था, कि खुद ब खुद किसी न किसी कारण से ये उग गया। सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि सबसे पहले इंसान ने जौ की खेती करना चालू किया था। तो जौ और गेहूं जो थे वो उगना चालू हुआ। और महिलाएं, पुरुष और बच्चे जो थे इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया। और फिर अब ये उन्होंने अब जिस प्रकार उन्होंने जानवर के पीछे एनालाइज किया था, अब वो अनाज के बारे में एनालाइज करने लगे कि भाई अब अनाज कहाँ उगता है, कौन सा अनाज किस स्थान पे कब उगता है, ये अनाज का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिनों का होता है, कब से कब तक की अवधि होती है, और ये कब पककर तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार से इंसान ने जानवर को पालतू बनाना शुरू किया था या पालतू बनाया, उसी प्रकार ये लोग अब खेती भी करना सीखने लगे और वे लोग धीरे धीरे करके कृषक बन गए। अब ये क्या हुआ कि इसी तरह लोगों ने घरों के आसपास चारा रखे जानवरों को आकर्षित करके उन्होंने जानवर को पालतू बनाया था। मतलब जानवर जहां पे इंसान रहते थे वहां पे जानवर भी आते थे। आज जानवर को लालच देने के लिए, जानवरों को आकर्षित करने के लिए इंसान जो होते होंगे वो क्या करते होंगे, अपने घरों के आसपास में कुछ अनाज रख देते होंगे या कुछ के खाने की चीजों को रख देते होंगे जिससे कि जानवर जो है उसकी आकर्षित हो। अब उसको धीरे धीरे करके उन लोगों ने पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि सबसे
पहले इंसान ने कुत्ते को याद रखिएगा, कुत्ते को पालतू बनाया और फिर बाद में भेड़, बकरी, गाय, सुअर अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों जानवरों को वे लोग पालतू बनाने लगे। और जब ये पालतू जानवरों को जब जंगली जानवर हमला करता था तो वो उसकी रक्षा भी करते थे और इस तरह धीरे धीरे इंसान जो था वो क्या हो गया, पशुपालक बन गया। अब क्या हुआ दोस्तों कि इंसान जो था वो अब क्या हुआ कि अब खेती करने लगा, जानवरों को पालने लगा, तो उनका जो दिनचर्या जो था वो बदल चुका था। पहले लोग इस तरह रहते थे कि यहाँ से वहां घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, अब वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के नहीं रह गए। अब वे लोग एक जगह उनके जीवन में ठहराव आ गया था, अब वो एक जगह ही रहने के लिए सीख गए थे, क्योंकि वो जो फसल उपजाते थे उसकी जंगली जानवरों से या जानवरों से रक्षा करनी जरूरी होती थी, तो फसल की देखभाल करने के लिए धीरे धीरे एक जगह अस्थायी रूप से रहना सीखने लगे। तो अब क्या हुआ कि अब उनके पास एक नवीन जीवन शैली का उद्भव हुआ। तो अब देखते हैं हम लोग जानते हैं कि कोई भी पौधा हो वो विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं या साल तक भी लग सकता है, तो उसका देखभाल करना पड़ता है। तो देखभाल करने के लिए इंसान जो थे वो बीज को बो करके वो धीरे धीरे बीज को बोना ही पड़ता था, बीज को बोते थे, उसके बाद उस खरपतवार साफ करते थे। खरपतवार वो होता है दोस्तों कि जो अवांछित तत्व, अवांछित चीजें जो फसल के साथ उग जाती हैं उसको खरपतवार कहा जाता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं होता है। तो इंसान से पहले क्या करता था, पहले बीज को बोता था, उसकी सिंचाई की व्यवस्था करता था और फिर जब खरपतवार हो जाते थे उसको साफ करना पड़ता था और जो जंगली जानवर थे उसकी रक्षा करना पड़ता था और चिड़िया पक्षी जो होते थे वो फलों को नष्ट कर देते थे तो उसे भी रक्षा करना पड़ता था। मतलब एक फसल जितने दिन होता था बोने से लेकर काटने तक जितने दिन लगता था, अब इंसानों को उसकी देखभाल करने के लिए उतना दिन मजबूरी में ही एक जगह रहना पड़ा। अब क्या हुआ कि जब वो एक बार फसल को काट लेते थे तो अब काटे हुए फसल को जिस अनाज मिला उस अनाज को संभाल के रखना पड़ता था, ताकि वो उसका उपभोग बाद में आने वाले दिनों में कर सकें या फिर उसका जो उस अनाज का उपयोग वो बीज के रूप में कर सकें। यही बुरा है कि अनाज और बीज कि अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में रखा जाता था और इसलिए कि आखिर खाना जो है, अनाज जो है अगले 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए बचा है उसको भोग कर सकें और अगले सीजन के लिए इसको बीज के रूप में उपयोग कर सकें। अब इंसान ने भंडारण के बारे में सोचना शुरू किया कि अब उसको कंजर्व कैसे किया जाए, इसको बचा कैसे रखा जाए ताकि ये आगे दिनों में काम करे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने ये मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे जिसे वो उपजाए के अनाज को रख सके, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढे भी करने लगे जिससे कि इसमें वो अनाज को रख सके। अब आगे देखते हैं दोस्तों, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। हमको पता ही है जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्रोत होता है भोजन का। हम जानवर का मांस तो खाते ही हैं, अब जानवर से मिलने वाले अंडे या दूध का भी उपयोग करते हैं। तो जानवर जो होता है वो पशु होते हैं, वो खाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या बढ़ती रहती है, इससे दूध प्राप्त होता है। अगर हम अच्छे से जानवरों का देखभाल करेंगे, देखभाल करेंगे तो उनकी मृत्यु दर कम होगी और क्या होगा कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, इस तरह इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी
और ये क्या होता है कि अच्छा स्रोत होता है और जानवर से हमें मांस मिलता है। अब हम कह सकते हैं कि पशुपालन जो होता है वो भंडारण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम कहेंगे हमें पुराने जमाने के इंसानों के बारे में, वो पशुपालक थे या कृषक थे, इसके बारे में कैसे पता चला? तो बोलता है कि मानचित्र रोग में देखो, यहाँ पे नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं। पता है प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक, जो सबसे पहले कृषक बने थे और पशुपालक बने थे, उसके साक्ष्य भी है। और भारत में यह जो है पूरा महाद्वीप में पाया गया, भारत के पूरे महाद्वीप में पाया गया है। भारतीय महाद्वीप का मतलब यह होता है, आपने सुना होगा भारतीय महाद्वीप, तो भारत के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको भारतीय महाद्वीप कहा जाता है। जैसे पुराने जमाने में अखंड भारत एक तरह से कह सकते हैं, ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद आपका इधर भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये पूरा भारतीय महाद्वीप में आते हैं। अब देखेंगे हम लोग मानचित्र को देखेंगे। मानचित्र से पढ़ने से होता है दोस्तों, हमें लंबे समय तक ये याद रहता है। तो अगर हम देखें तो देखिए बुर्ज होम, इसके बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे। बुर्ज होम का जो चर्चा है वो बार बार आएगा। बुर्ज होम का चर्चा, ये बुर्ज होम ये कश्मीर में था, ये मेहरगढ़ ये अफगानिस्तान में था, ये कोलडिगा महागढ़ा ये सभी जो थे वो मध्य प्रदेश में थे। चांद का भी चर्चा बहुत जगह होगा आगे आने वाले समय में। उसके बाद दवजलो हेडिंग, उसके बाद हल्लूर, पेयमपल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बारे में पता। इसके बाद हम लोग आगे पाठों आने वाले पाठों इसके बारे में हम लोग सब बार लोग पढ़ेंगे इन सभी स्थान के बारे में। तो ये सभी स्थान ऐसे थे मित्रों जहां पुरातत्वविदों को सबसे पहले जो कृषक बने थे या जो पशुपालक बने थे उसके बारे में साक्ष्य मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। मतलब क्या था कि वहां पे कोई एक व्यक्ति नहीं रहता था, ये क्या थी, ये पूरी पूरी बस्ती बसाई गई थी। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक जब खुदाई किया तो उसमें वहां पे पौधे और पशुओं के हड्डियों के नमूने मिला। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो जला हुआ अनाज था। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो जले हुए अनाज था या तो गलती से जले थे या फिर वो जानबूझकर जलाए गए होंगे, क्योंकि जला हुआ चीज जो होता है ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है और वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों को हड्डियों के भी पहचान कर सकते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इंसान अब जो था घुमक्कड़ जो था वो अब अस्थायी जीवन की ओर अब बढ़ने लगा। अब वो एक जगह पर बस्तियां बसा करके वो रहने के लिए सीखने लगे और गिरहती चलाने लगे। इसके बारे में देखेंगे कि पुरातत्व जो थे उनको कुछ पूरा स्थल पर झोपड़ियां और घर के निशान मिले, जैसा कि बुर्ज होम, इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। बुर्ज होम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बुर्ज होम जो है जो अभी कश्मीर में, वहां पे क्या था कि लोग गड्ढा कर लेते थे, वो गड्ढा करते थे घर को और जमीन के अंदर बनाते थे और इस घर को गतावास बोला जाता था। इस घर को अगर आप देखें तो इस घर को गतावास कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गतावास होता था। इन घरों में उतरने के लिए
क्या होती थी, सीढ़ियां लगी होती थी, सीढ़ियां होती थी इन घरों में उतरने के लिए, क्योंकि जमीन के नीचे थी। तो क्या होता है कि इसको उतारने के लिए सीढ़ी होती थी। अब सवाल उठा है कि ये जो बुर्ज में घर जो जमीन के नीचे क्यों होते थे? तो ऐसे भी पता है कश्मीर जो है बहुत ही हार्ड एरिया है, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो संभवतः इंसान जो थे वो ठंड से बचने के लिए जमीन को काट करके नीचे घर बना देते, जिसे बुर्ज होम कहा जाता था। तो बोलता है कि ठंड के मौसम में सुरक्षा मिली होगी। अब वहां क्या है कि पुरातत्वविदों को घर के बाहर भी आग का पता चला है, और घर के अंदर भी, दोनों जगह पर क्या है, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी जले हुए अवशेष मिले हैं। मतलब पता चलता है लोग घर के बाहर भी खाना बनाते होंगे, सब होता, और घर के अंदर भी बनाते होंगे। अब ये क्यों होता था कि घर के बाहर भी बनाते थे और अंदर बनाते? तो जब सर्दी का मौसम आता होगा या ठंड का मौसम आता होगा, लोग घरों के अंदर रहना प्रेफर करते होंगे और घर के अंदर में रह के खाना बनाते होंगे। और जब मौसम थोड़ा सुधरता होगा तो क्या होता होगा, ठंड थोड़ी कम होती होगी, तो संभवतः घर के बाहर में खाना बनाते होंगे। तो ये कह रहा है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगा है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। पुरातत्वविदों को बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इसमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण थे, पुराने जो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे 12 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले, वहां जो सबसे पहले जो हथियार में थे, इसको पूरा प्राचीन का बोलते थे, पूरा पाषाण युगीन जो उपकरण थे उससे ये अलग है। इसलिए को नवपाषाण युग का हथियार बोला जाता है और उपकरण कहा जाता है। इनमें से वो औजार हैं जिसकी धार को अधिक पैना करने के लिए पुलिस चढ़ाई जाती थी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस युग में हथियार के ऊपर पुलिस चढ़ाई जाती थी? तो उसका सही उत्तर होगा नवपाषाण युग। अब क्या उस जमाने में भी ओखली और मूसल का प्रयोग होता था, और ओखली का मूसल का प्रयोग होता होगा वो संभवतः किसके लिए होता होगा कि किसी भी अनाज को या वनस्पति को पीसने के लिए किया जाता होगा। और आज हम जो हैं वो आज भी ग्रामीण इलाकों में ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग होता है। कुछ औजार थे वो हड्डियों के बनाए जाते थे, मतलब पत्थर का औजार होता ही होता, और साथ में जानवरों के हड्डियों के भी औजार पाए गए। अब देखिए, अब ये कुछ चित्र हैं जो पुरातत्वविदों को मिले हैं, और ये क्या है, हथियार हैं। ये पुराने जमाने में प्रयोग किए गए ये हथियार हैं। ये सभी जो हैं वो पुराने जमाने में प्राप्त किए गए हथियार हैं जो आज भी उपलब्ध है। अब जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि लोग जो है खाने का भंडारण कर, अनाज का भंडारण करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो उसके बारे में देखते हैं ये कब बना जाता था, तो ये नवपाषाण युग में, मतलब पूरा पाषाण काल के बाद में। तब बोला नवपाषाण युग के पूरा से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन में है। ये एक जो है ये मिट्टी का बर्तन है, ये इस पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब इस पर जो था डिजाइन भी बनाए जाते थे, भिन्न भिन्न प्रकार के डिजाइन भी होते थे, और इसका प्रयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। अब धीरे धीरे जो लोग थे वो बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे, वस्तु को रखते थे। अब वो क्या करने लगे, अब वो खाना बनाने के लिए भी बर्तनों का प्रयोग करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। लोग अब थे वो अब केवल शिकार पर ही आश्रित नहीं थे, जानवरों पर ही आश्रित नहीं थे। अब उन लोगों ने अच्छी तरह से चावल की, गेहूं की, दलहन अनाज की अब ने उपजाना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था, और उसको उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था।
अब लोग क्या करने लगे थे कि अब कपड़ा भी बुनने सीख गए थे। अब कपड़े की बुनाई जो थी वो भी होने लगी थी, और कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल जो होता है वो कपास से मिला है। कपास के इसलिए पुराने जमाने के लोग, आदि मानव, कपास की खेती करना प्रारंभ कर दी। तो ये पूछा जा सकता है कि कपास की जो खेती है वो किस युग में शुरू हुआ? नवपाषाण युग में हुआ। तो इसको ध्यान रखें। तो बोलता है क्या परिवर्तन हर जगह एक जगह आए होंगे, एक साथ आए होंगे? क्या सभी जो चेंज आए इंसान में किसी जगह एक जगह एक साथ ही हुआ? तो नहीं, चेंज एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे समय के साथ होता है। तब बोलता है एक तरह जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे थे, वहां अन्य लोगों ने हजारों साल के दौरान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चला देते हैं। मौसम के हिसाब से वो क्या करते थे, अगर हर मौसम है, बारिश का मौसम है या बर्फ पड़ने का मौसम है, तो वो खेती कर नहीं सकते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे कि जानवरों का शिकार करते थे, उस पर आते थे। बोलता है कि मेहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तब बोलता है कि मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो या ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है। अगर आप देखें तो ये क्या है कि ये जो है मेहरगढ़ जो है, ये ईरान जाने वाला जो रास्ता है उसके रास्ते में पड़ता है, और बुलंद दर्रा पर पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बुलंद दर्रा में पड़ा है। और दर्रा किसको बोलते हैं? तो पहाड़ी रास्तों में, पहाड़ में जो रास्ता बनाया जाता है, पहाड़ को काट के प्राकृतिक रूप से वो कट जाता है, और जिससे लोग आते जाते हैं उस जगह से, तो उस स्थान को हम लोग दर्रा बोलते हैं। तो मेहरगढ़ जो है इसी तरह का एक जगह था जो कि बुलंद दर्रा पर पड़ता था। और बुलंद दर्रा में क्या है कि एक हरा भरा समतल स्थान है। समतल स्थान का मतलब हुआ कि यहाँ पे खेती बहुत आसानी से हो सकता है, लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो बोल रहा है कि संभवतः यहाँ पे वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं जानवर बकरी पालन शुरू किया। तो इस इलाके में, मेहरगढ़ इलाके में सबसे पहले इंसान ने जो गेहूं और उगाना शुरू किया और भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली। ये इसका कैसे पता चला कि हम लोग जो थे वो खेती करते थे या जानवर को पालते थे? इसका सीधा सा जवाब है कि पुरातत्वविदों को यहाँ पर जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है। इसमें से हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों जैसे घरेलू जानवर, दोनों का हड्डियों का अवशेष मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि घरेलू जानवर थे उसकी भी हड्डी मिली है, मतलब कि लोग जो थे वो इन कुछ जानवर को अपने यहाँ रखना शुरू कर दिए थे, उसको पालतू बना लिए थे। अब बोलता है कि मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार के अवशेष मिले हैं। अब जो है मेहरगढ़ में अब रेक्टेंगल आयताकार साइज में और स्क्वायर वर्गाकार साइज में क्या हुआ है कि घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ क्षमता भंडारण के काम होंगे। जो घर है वो क्या है कि घर में 4 कमरे हैं या कहीं उससे ज्यादा कमरे हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो 4 कमरों वाला घर मिला है। उसमें से कुछ घर जो है, कुछ कमरे जो हैं वहां पे बीज पाए गए हैं, अनाज के अवशेष पाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है इस जगह पर क्या था कि यहाँ पे भंडारण किया जाता था, अनाजों को रखा जाता था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किस स्थान पर आयताकार घर के अवशेष मिले, तो वो क्या है, वो मेहरगढ़ हो जाएगा। अब बोलता है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोग जब मर जाता है तो मरने के बाद आज भी होता है कि मरे हुए व्यक्ति के प्रति लोग बुरा नहीं बोलते हैं, चाहे वो कितना भी बुरा हो। तो उसके सम्मान दर्शाने के लिए लोगों की आशा है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है। आज लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद, जीवन के बाद भी जीवन पा जाता है। तो ये जो आशा थी ये पुराने जमाने के लोगों में भी थी।
लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जो है वो जीवन है। तो इसके लिए क्या करते थे लोग, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखे जाते हैं। जब कोई मर जाता था और कब्र में जब उसको दफनाया जाता था, घरेलू उपभोग की वस्तुओं को उस मृतक के साथ में रखा जाता था, ताकि ये जो है ये वस्तुएं उसको मरने के बाद अगले जन्म में जहाँ पे जन्म लिया है, जहाँ पे गया है, वहां पे इसको काम में आ जाए। अब इसी का जो सबूत है, इसी का प्रूफ है, वो मेहरगढ़ में मिला है। बोलता है कि मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। अब मेहरगढ़ में ऐसी बहुत सारी कब्रें मिली हैं जहाँ पे इंसान के अवशेष प्राप्त हुए, कंकाल प्राप्त हुए, और उन कंकाल के साथ मृतक के साथ में कुछ और वस्तुओं के और कुछ जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। वहां पे मेहरगढ़ में एक मृतक का अवशेष मिला, मृतक के अवशेष के साथ में बकरी का भी अवशेष मिला, जिससे पता चलता है कि लोगों को दफनाया जाता था, लोगों को दफनाया जाता था, तो उसके साथ में उसके घरेलू वस्तु का भी उपभोग करने के लिए उसको दफनाया जाता था। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये जो दूसरा पार्ट है वो आज संपन्न हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि यह जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी और आपने आज कुछ न कुछ सीखा होगा। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि इसका तीसरा पार्ट भी जल्द से जल्द, तीसरा पार्ट जो है वो जल्द से जल्द आ जाए। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।